माइक्रो फाइनेंस बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा है। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस हमारे देश को बहुत आगे लेकर जा रहा है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में बहुत सारे रिस्क है। अगर ये रिस्क आपको पता हो तो इस व्यापार को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, और ये रिस्क रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 10 रिस्क आज आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस से कनेक्टेड है, और अगर आप इसको मिटिगेट कैसे करेंगे ये भी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं तो कैसा रहेगा। इसका मतलब ये कि मैं आपको रिस्क भी बताने वाला हूं और साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। सबसे पहले क्रेडिट रिस्क। इसका मतलब है कि क्रेडिट मतलब हमने उधार दिया लेकिन वो पैसा समय पर वापस ना कर पाए। फॉर एग्जांपल, हमने किसी को समूह लोन दिया 10 लोगों को, उसमें से 8 लोग तो पैसा दे रहे हैं, 2 लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर वो रिस्क हो गया, पैसे फंसने के चांसेस है। तो करना क्या चाहिए? 3 चीजें करना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि स्ट्रिंजेंट क्रेडिट असेसमेंट प्रोसीजर हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब है जो क्रेडिट मतलब किसको लोन देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, उस चीज के लिए हम लोग को जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए। वो प्रोसेस का चेकलिस्ट बनाना चाहिए। वो चेकलिस्ट बनाकर हम लोग को देखना चाहिए कि हमने पूरा प्रोसेस फॉलो किया कि नहीं, क्योंकि अगर सही कैंडिडेट आप नहीं चुन पाए तो फंस जाएंगे। दूसरा चीज है कि डाइवर्सिफाई द लोन पोर्टफोलियो। एक ही जगह पर एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट में सारे लोन मत बांटिए। इसका मतलब आप बोलोगे नहीं सर मैं पर्सनल में ही पूरे बांट रहा हूं, मैं ग्रुप में ही पूरे बांट रहा हूं, एजुकेशन में ही पूरे बांट रहा हूं, ऐसा नहीं। डाइवर्सिफाई करिए। इवन आप लोकेशन को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, बोरसी करके एक जगह, वहां पर आपने सारे ग्रुप वहीं पर दे रखे हैं। अगर वहां पर कोई भी असुविधा हो जाए तो सारे ग्रुप को नेगेटिव होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको लोन बांटना ही है तो 8-10 लोकेशन भी देख सकते हो। तो लोकेशन भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो, प्रोडक्ट भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो, और साथ में आप टाइप ऑफ कस्टमर भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो। और तीसरा चीज ये करिए कि अपने सारे ग्राहकों को, पोटेंशियल ग्राहकों को फाइनेंशियल लिटरेसी दीजिए। इसका मतलब उनको बताइए कि भाई पैसे तो हम देते हैं लेकिन साथ में हम लोग एजुकेशन भी देते हैं, आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर व्यापार के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वापस चुकाने के लिए आपको कैसे बचत करनी पड़ेगी, किस तरीके से लोन अगर आप चुकाते हो तो आपका सिबिल का स्कोर बराबर बना हुआ रहता है, आपको फायदा होता है, तो क्रेडिट रिस्क कम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या था? क्रेडिट रिस्क। दूसरा रिस्क है ऑपरेशन रिस्क। अगर हमारा सिस्टम, हमारे लोग, हमारे प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर उस प्रोसेस के फेल होने के कारण, सिस्टम के फेल होने के कारण, लोगों के कारण अगर कोई परेशानी आ जाए, लॉस हो जाए, तो उसको कहते हैं ऑपरेशन रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है जिसने गलत तरीके से एंट्री कर दिया और किसी का लोन चुकता हो गया, वो पैसे हमारे डूब गए। अगर किसी को हमने 10,000 दिया, उसके जगह 1,000 की एंट्री कर दी, वो पैसे हमारे डूब गए। इस तरीके से हमारे लॉस हो सकते हैं, ऑपरेशन लॉस, राइट। तो फिर ये ऑपरेशन रिस्क को कम करने के लिए 3 उपाय जानना चाहेंगे सब। सबसे पहले ये कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और इंटरनल चेक सिस्टम को आपको मजबूत करना पड़ेगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो है जहां पर अगर कोई गलती हो जाए तो गलती उजागर होने की संभावना रहती है। इंटरनल चेक सिस्टम ये है कि अगर एक व्यक्ति ने काम किया तो उसको दूसरा चेक करता है, दूसरे ने काम किया तो तीसरा चेक करता है। ये इंटरनल चेक का अगर एक सिस्टम बना दें तो फिर गलती पूरे शुरू से आखिरी तक नहीं रहेगी, बीच में कहीं पकड़ी जाएगी। ये तब तक संभव नहीं कि कोई घोटाला कर ले जब तक मान लीजिए कि 10 लोग उस प्रोसेस में तो 10 लोग मिले हुए हो। तो इसका मतलब ये इंटरनल चेक सिस्टम भी सही करना है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी सही करना है। दूसरा उपाय है मेंटेन बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। इसका मतलब जो हम लोग लोन दे रहे हैं उसको डाइवर्सिफिकेशन की जो मैंने बात कही, वो डाइवर्सिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, बैलेंस्ड करना पड़ेगा। ऐसा ना करें कि सारा पैसा किसी एक तरफ लगा दें, अलग अलग जगह पे, अलग अलग पोर्टफोलियो पे, अलग अलग टाइप के कस्टमर को आप दीजिए। और तीसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, MIS सिस्टम जनरेट करिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आपने जनरेट कर दिया, डेली के डेली अगर आपने रिपोर्टिंग लेना चालू कर दिया, क्रिटिकल चीजों की रिपोर्टिंग आपको हर दिन पता चल जाती है, एक्सेप्शनल रिपोर्ट आपको पता चल जाता है कि जो चीज नॉर्मल नहीं है वो चीज अगर कुछ हुआ है, वो इंसिडेंस आपको शाम को पता चल जाता है, तो दूसरे दिन तीसरे दिन उसको ठीक होने की संभावना है। लेकिन महीने भर बाद भी पता ना चले, 2 महीने बाद भी पता ना चले, 10 महीने बाद भी पता ना चले, तो आदमी तो मर जाएगा, धंधा डूब जाएगा। तो MIS सिस्टम जनरेट करना भयंकर इंपॉर्टेंट। तो ये बातें हो गई ऑपरेशनल रिस्क कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरा है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब ये है कि मार्केट में चेंजेस होने के कारण अगर हमारा कोई लॉस हो रहा है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस आ गया, इन्फ्लेशन रेट में कोई चेंजेस आ गया, और भी किसी तरीके से मार्केट के डायनामिक्स में कोई चेंजेस आ गया, टाइप ऑफ मार्केट में चेंजेस आ गया, पहले ऑनलाइन मार्केट होता था ऑफलाइन मार्केट हो गया, तो ये मार्केट रिस्क है। मार्केट रिस्क का एक एग्जांपल है कि मान लीजिए पहले कॉस्ट ऑफ फंड हमारा 9% हुआ करता था जहां से भी पैसे अरेंज करते थे, अब कॉस्ट ऑफ फंड
10% हो गया तो फिर हमारा ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट हमको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारी लागत बढ़ गई। तो कॉस्ट ऑफ फंड भी इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ लोन भी इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ बिजनेस भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मार्केट रिस्क को कम कैसे करें, ये जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेजिंग करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। दूसरा, बैलेंस पोर्टफोलियो मेंटेन करिए। तीसरा, कंटिन्यूअस मॉनिटर करिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है तो उस पर पूरा ध्यान रखिए, उसके अनुसार अपने आगे के प्लानिंग को मैनेज करिए। चौथा रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। इसका मतलब ये कि बिजनेस अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाएगा। ये रिस्क लिक्विडिटी रिस्क है, ये तब होता है जब हमारा प्लानिंग जो इनफ्लो का है और आउटफ्लो का है वो मैच नहीं करता। इसका मतलब हमको ये लग रहा था कि 10 रुपए आएंगे तो उसमें 9 रुपए दे दूंगा, लेकिन 9 रुपए देने का लायबिलिटी तो खड़ा है, लेकिन वो 10 रुपए आने का जुगाड़ अभी तक पूरा हुआ नहीं। जो लोगों ने कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट के पैसे अभी तक आए ही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहले कि आपको लिक्विडिटी रिजर्व बनाकर रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको फंडिंग सोर्सेज डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे। अगर डाइवर्सिफाइड फंडिंग सोर्सेज हैं, आपके बहुत सारे टाइप ऑफ सोर्सेज हैं, तो आपको फंड का जुगाड़ कभी भी अचानक से भी हो सकता है। और तीसरा, एक कंटिजेंसी प्लान आपको बनाकर रखना पड़ेगा, कभी भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती है तो उस समय आपका क्या जुगाड़ होगा। और पांचवा रिस्क है पॉलिटिकल और रेगुलेटरी रिस्क। इसका मतलब पॉलिटिकल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस आ जाता है, आरबीआई का कोई रूल आ गया, कोई फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ बोल दिया और देश में सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, उस समय कुछ असुविधा हो गई, वहां पर पुराने जो सत्ता वाले थे उन्होंने जो प्लान लाया था, नए वाले लोग उसको कैंसिल कर दिया, हमारा उसके कारण कुछ बिजनेस हो रहा होगा, उसमें रिस्क आ जाए, तो ये पॉलिटिकल और रेगुलेटरी रिस्क है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले एंगेज विद रेगुलेटरी बॉडीज। इसका मतलब रेगुलेटरी बॉडी से कनेक्शन बना के रखिए, उनके बारे में कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो भी जानकारी रखिए और वहां पर कोई लाइजनिंग या पब्लिक रिलेशन बनाकर रखने का प्रयास करिए। और साथ ही साथ उनके सोशल मीडिया को भी आप फॉलो कर सकते हो ना। दूसरा चीज, स्टे अपडेटेड विद द पॉलिसी चेंजेस। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी या स्टेट की पॉलिसी जो आपके काम कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई पॉलिसी में कोई चेंजेस आ रहा है तो उसको भी आप ध्यान रखिए। तीसरा चीज है इंश्योर कंप्लायंसेस विद ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जितने भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो सारे को फुलफिल करिए। और चौथा चीज है इंश्योर एडवोकेसी फॉर फेवरेबल पॉलिसीज। अगर फेवरेबल पॉलिसीज आए तो फिर उसके बारे में पॉजिटिव रहिए, उस पर काम करिए और उस पर फास्ट काम करिए। तो अब जानते हैं छठवां रिस्क है। छठवां रिस्क है रेपुटेशन रिस्क। अगर किसी भी कारण से हमारा रेपुटेशन में गड़बड़ हो गई, किसी ने हमारे पर कोई इल्जाम लगा दिया और इल्जाम में 10 इल्जाम लगाए थे लेकिन एक इल्जाम प्रूफ हो रहा है, उसके कारण लोग नेगेटिव हो गए, तो बहुत बड़ा रिस्क है। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप किसी एक एरिया में, किसी एक प्रोडक्ट में, किसी एक सर्विसेज में आप पूरे पैसे लगा कर रखे और वहां पर रेपुटेशन में कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो जाए तो पूरा पोर्टफोलियो आपका फंस सकता है, वहां पर रेपुटेशन के कारण आपका लॉस होने की संभावना हो सकती है। तो रेपुटेशन लॉस को कैसे बचाएंगे जानते हैं। अच्छा, रेपुटेशन लॉस का एक और एग्जांपल ये कि अगर हम लोग कलेक्शन करने हमारे स्टाफ गए और वहां पर कुछ बदतमीजी हो गई, वहां पर कुछ गड़बड़ हो गया तो पूरे जितने भी बोरोवर्स हैं वो सारे बोरोवर्स कंपनी के खिलाफ हो जाते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सबसे पहले लेंडिंग और कलेक्शन के प्रैक्टिसेस हम लोग को डिफाइन भी करने चाहिए, उसको ट्रेनिंग भी अपने टीम को देना चाहिए। दूसरा, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी विद क्लाइंट्स लोगों के साथ आप पूरा ट्रांसपेरेंसी रखिए। तीसरा, एंगेज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। इसका मतलब कम्युनिटी के साथ कनेक्ट भी रहिए, उनको बताते भी रहिए, अपने डेवलपमेंट भी बताते रहिए, कहाँ सुविधा आ रही है वो बताइए, जिससे कि कम्युनिटी को लगी यार ये कनेक्टेड है, कभी छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो आपका रेपुटेशन उतना रिस्क में नहीं रहेगा। सातवां है सोशल एंड कल्चरल रिस्क। इसका मतलब सोशल कंडीशन और कल्चरल कंडीशन के कारण अगर कोई लॉस होने की संभावना है तो वो सोशल और कल्चरल रिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कम्युनिटीज ऐसे रहते हैं जो हम लोन नहीं लेंगे, कुछ कम्युनिटीज ऐसे रहते हैं कि भाई लोन लेने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं वहां पर हम नहीं जाएंगे, कुछ कम्युनिटीज ऐसे रहते हैं जो लेडीज लोगों को घर से बाहर जाने नहीं देते। और माइक्रो फाइनेंस में नॉर्मली लेडीज लोगों की बैठक होती है, वहां पर कोई माइनॉरिटी कमिटी हो सकता है कि बोले कि नहीं भैया यहाँ पर हम अपनी बीवी को नहीं भेजेंगे, तो फिर पैसा भी नहीं मिलेगा, हमारा धंधा भी नहीं होने वाला है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले कि आपके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो उस तरीके से बनाइए ताकि लोकल कल्चर के हिसाब से उसको हम लोग यूटिलाइज कर पाए। फॉर एग्जांपल, मुस्लिम कम्युनिटी है, वहां पे लेडीज लोग बाहर नहीं जा सकते, तो केवल मुस्लिम कम्युनिटी की अलग से मीटिंग हो सकती है जहां पे पूरा पर्दा नशी लोग आए और वहां पर उस तरीके से मीटिंग किया जाए, आपस में बातचीत हो सके, लेडीज ही लेडीज बात करे और उसी कम्युनिटी के लोग आए, हो सकता है। दूसरा चीज है कि जब भी किसी कम्युनिटी में जाओ जहां पर कल्चरल डिफरेंसेस है तो वहां के जो लीडर्स हैं उनको सबसे पहले कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनसे बात करिए किस तरीके से वहां पर काम आगे बढ़ाना चाहिए, उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन या माइंडसेट को तैयार करना है तो वो आपकी मदद करें, ऐसा सिचुएशन बनाएं। और नेक्स्ट चीज है कि क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस का जो बेनिफिट है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करिए। आठवां चीज टेक्नोलॉजिकल रिस्क है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क टेक्नोलॉजी लेने में भी, टेक्नोलॉजी नहीं लेने में भी। अगर हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं किया तो हम लोग स्लो हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया तो हो सकता है कि साइबर अटैक में हमारा
पूरा डेटा उड़ जाए और हमारे डेटा में कुछ चेंजेस भी कर दे, कोई अपने फायदे के लिए हमारे डेटा को इस्तेमाल कर ले, कोई अपने फायदे के लिए हमारे सॉफ्टवेयर में फिगर्स को पूरा चेंज कर दे, कोई फ्रॉड हो जाए, पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट इन रिलायबल सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये कि जो पैसे हैं उसको सेफ्टी से टेक्नोलॉजी के लिए आप खर्च करिए। दूसरा, रेगुलर अपडेट करिए अपने सिस्टम्स को। तीसरा चीज है कि हमेशा बैकअप प्लान रखिए। अगर टेक्नोलॉजी में कुछ भी परेशानी हो जाए तो बैकअप रखिए। हर दिन शाम को बैकअप लेना जरूरी है। हर दिन हमारे बैलेंसेस हमारे पास होने चाहिए। आज के दिन में पूरा सिस्टम उठ जाए, बाढ़ आ जाए, तो भी कहीं मेल पे कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए जिससे हम लोग दूसरे दिन काम शुरू कर पाए। किसी और तरीके से बैकअप लिया हुआ है उसको वापस से हम लोग सिस्टम में डाल सके। अगर सिस्टम पूरा फॉर्मेट भी हो जाए तो ये बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। 9th रिस्क है कंपटीशन रिस्क, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में कंपटीशन भी बहुत सारा होता है और ये कंपटीशन हेल्दी भी होता है और कई बार हमारे लिए रिस्क भी होता है, हमारा लॉस का कारण भी बनता है, क्योंकि हर कोई हर फैक्टर पे एक दूसरे से कंपीट करता है। इंटरेस्ट में मेरा इंटरेस्ट कितना, उसका इंटरेस्ट कितना, मेरा प्रोसेसिंग चार्ज कितना, उसका प्रोसेसिंग चार्ज कितना, मैं कितने लोगों के ग्रुप को देता हूं, वो कितने लोगों के ग्रुप को देता है। ऐसे हर फैक्टर पे कंपटीशन होता है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें? सबसे पहला आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि आपके प्रोडक्ट दूसरों से अलग दिखे। दूसरा चीज है कि फोकस ऑन कस्टमर सर्विस। हमेशा बताइए कि कस्टमर सर्विस हमारे लिए सर्वोपरि है और उसको प्रैक्टिस भी करिए। तीसरा सॉल्यूशन है डेवलप यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशंस। अपना यूवीपी बनाइए, यूएसपी बनाइए ताकि लोग बोले यार कुछ भी हो जाए मैं इन्हीं के साथ काम कराना चाहता हूं। और चौथा चीज है हमेशा मार्केट रिसर्च कराइए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कंपटीशन और ट्रेंड का ले सकें। अब 10वें रिस्क पर आते हैं, क्लाइंट ओवर इंडेप्टनेस। इसका मतलब क्लाइंट बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ रहता है, बहुत ज्यादा पैसे लिया हुआ रहता है, उसके कारण हो सकता है कि हमारे पैसे कोई ना चुकाए। अगर हो सकता है कि उसने 70,000 रुपए का लोन ऑलरेडी पेंडिंग है और हमने भी 40,000 रुपए का दे दिया, उसके जो प्रेजेंट इनकम है उससे वो 70,000 बड़ी मुश्किल से चुका रहा था, अब हमारा भी बर्डन उसके ऊपर आ गया, हो सकता है ना चुका पाए। ओवर इंडेप्टनेस, मुझे देने की इच्छा है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पर सॉल्यूशन क्या करें अगर कस्टमर सही मिल जाए? तो 3 चीजें आपको करनी है। सबसे पहला आपको क्रेडिट ब्यूरो चेक करना है, मतलब सीआईसी चेकिंग करना है। वो इक्विफैक्स हो, हाईमार्क हो, एक्सपीरियन हो या फिर कोई दूसरी कंपनी हो, आपको चेक करना है, क्रेडिट ब्यूरो चेकिंग करना है ताकि उसका पेमेंट का जो आदत है वो आदत कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरीके का आदत है ये आपको पता चले। दूसरा चीज है कि फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स उन लोगों को दीजिए, उनको सिखाइए कि कैसे कैसे हम लोगों को फाइनेंस मैनेज करना चाहिए, पैसे जल्दी चुकाने चाहिए, कौन से लोन रखने चाहिए, कौन से लोन नहीं रखने चाहिए, आपको लोन हम लोग कब दे पाएंगे, आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए ताकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन दे पाए। और तीसरा सॉल्यूशन है आप प्रोडक्ट्स को इस तरीके से डिजाइन करिए ताकि वो ग्राहकों के अनुसार, उनके रीपेमेंट कैपेसिटी के अनुसार वो सही बैठे। फॉर एग्जांपल जब कोरोना आया ना तो उस समय बहुत सारे लोन खराब होने लगे थे, तो हमारे कस्टमर लोगों ने, कस्टमर इन द सेंस कंपनीज ने हमसे बात की, बोला कि सर क्या करें। हमने कहा कि भाई उस जो लोन है उसको रीस्ट्रक्चर कर दीजिए। अब वो कब से कमाना चाहेगा, 3-4 महीने तो काम किया नहीं, अगर लोन को हम लोग बैड डेब्ट में डाल देते हैं तो उससे वसूली का प्रोसेस चालू होगा, वो ऐसे भी परेशान है। हम लोग उसको रीस्ट्रक्चर करके लोन का टर्म्स वगैरह चेंज करके हम लोग उनको प्रोवाइड किया। उसके बाद में हमने बोला कि अगर वो 24 महीने नहीं दे पा रहे तो 12 महीने का छोटे छोटे लोन का प्रोग्राम बनाइए। मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज में थोड़ा ऐसे चेंज करिए ताकि उसके रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से वो प्रोडक्ट उनको सुटेबल हो। तो दोस्तों ये 10 रिस्क है जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में होता है, हो सकता है, और ये रिस्क से अगर आप बचना चाहते हो तो ये रिस्क को सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये रिस्क होते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद जो जो सॉल्यूशन मैंने बताया वो सारे सॉल्यूशन आप अप्लाई करिए। अगर आपको किसी प्रकार से मदद चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारी अवेलेबल है, दिए गए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी में हम आकर ट्रेनिंग दे, जरूर कर सकते हैं। हमारे हर महीने 1.5 महीने में किसी न किसी बड़े सिटी में प्रोग्राम होता है, आप वहां पर हमसे कनेक्ट हो सकते हो। कैसे भी करके सीखिए और जीतिए। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।